इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हिंदी में, ये कह रहा है कि भारत का संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्न में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, यानी आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है। और ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है, और यूपीएससी मोस्टली इससे क्वेश्चंस पूछता आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसका एम है टू प्रमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज बिल्कुल करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, तीनों ही चीज़ ये बताता है। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप ये नहीं बोलोगे कि आप ट्रिक्स के थ्रू जाओ या मतलब इसमें 50-50 करो या ये लगाओ, नहीं। बिकॉज कि ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक वेरी वेल, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स पे आप तुक्का नहीं लगा सकते। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जिसमें आपसे बात कर रहा है टू इम्पोर्टेंट रिवर, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड known by different name in Odisha, and the other one which is source Odisha and merge at a place not only a short distance from the coast of the Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. Which of the following could be this? ठीक है, तो यूपीएससी के लिए ये भी सबसे फेवरेट टॉपिक्स में रहा है एनवायरनमेंट के, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जो ओलिव रिडले टर्टल है, जिसकी वजह से ये टॉपिक फेमस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको उड़ीसा के तट पे ओलिव रिडले टर्टल, जो ऋषिकुल नदी है उनके आसपास के एरिया में हर साल आते हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सपोज करो कि मान लो कि इसमें आपको वैसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर तो सीधा भीतर करने का होता है। बट सपोज करो कि आपको मतलब नहीं पता इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पा रहे कि कौन सी दो रिवर्स की बात कर रहा है, ये कौन सी रिवर्स की बात नहीं कर रहा, तब भी आपको ये तो पता है कि आप करंट अफेयर्स न्यूज़ में हमेशा बेहतर कनिका के बारे में देखते रहते हो, या फिर आप जो जैसे मान लो इन्होंने उड़ीसा बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमलीपाल तो उड़ीसा में आता ही नहीं है, तो ये वाला तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसमें क्या है कि आपको अगर मान लो कि जाना है, तुक्के पे ही जाना है, तो आप क्या अपनाओगे? तुक्के पे जाने के बाद आप वही चीज़ तो देखोगे जो यूपीएससी आपसे बार बार करंट पे पूछ रहा है, ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए वैसे ही फेमस है, और ये भी यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी, ये बोल रखा है कि इम्पोर्टेंट साइट है वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया किसके लिए? ओलिव रिडले टर्टल के लिए। तो वो एक ऑप्शन क्या बच जाता है आपके पास? भीतरकनिका, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये कह रहा है द a rapid increase in the rate of inflation is sometime attributed to the base effect। अब आप देख रहे हो, पिछला क्वेश्चन था, पीछे क्वेश्चन था आपकी फूड इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ आपका, सॉरी, फिस्कल स्टिमुलस फ्यूल सेल, सी क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने पिछले उसमें किया था कि यहाँ पे बात कर रहा है वो फूड इन्फ्लेशन की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी बात कर रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन की, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चाहे आप बात करो फूड इन्फ्लेशन की, नॉर्मल इन्फ्लेशन की, बट टॉपिक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपका इन्फ्लेशन से। तो आप देख रहे हो कि यूपीएससी के लिए टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज बेस इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल है, करंट अफेयर्स में आता रहता है बेस इफेक्ट क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तब भी बेस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसकी तो सीधी सी बात होता है कि इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ठीक है।
ये हो गया। बट अगर उसको जब एनालाइज करोगे आप इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए क्या पूछते हो, तो सबसे पहले आपका इन्फ्लेशन वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए बेस इफेक्ट क्या होता है। तीसरा देखो, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन द सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो ड्रास्टिक डेफिशिएंसी जैसी क्या चीज़ होती है, तो बहुत एक्सट्रीम वो स्टेटमेंट है। और जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है तो वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है, आपकी गलत होती है। तो ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे ये देखो, फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव। अब यार मतलब हिंदी में शायद चीज़ें इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम इसको सीधा पढ़ते हैं कि आपूर्ति से उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। तो हम यहाँ पे उग्र वर्ड तो ध्यान ही नहीं देते, हम यहाँ पे अभाव देते हैं, अभाव वर्ड को ध्यान देते हैं। तो पता नहीं ना कि आपकी ड्रास्टिक का अगली बार यूपीएससी क्या मीनिंग लेके आएगा। तो इससे अच्छा तो है कि आप कहाँ पे जाओ, आप इंग्लिश में जाओ, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ये आ गया आपके पास कि अगर मान लो ड्रास्टिक जैसे कोई वर्ड्स आपके साथ किसी और के साथ दिया हुआ है, तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है वो मोस्टली आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जनांकीय लाभांश। तो इंडिया को ऐसे क्यों कंसीडर किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ 15 to 64 ईयर्स की जो एज पॉपुलेशन है, एज ग्रुप वाली, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे जनांकीय लाभांश वाली कंट्री माना जाता है। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप देखो यहाँ पे है नॉट करेक्ट, तो आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ना है कि कई बार होता है कि वो आपसे गलत पूछ रहा है, हम सही स्टेटमेंट को लगा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। देखो पहले स्टेटमेंट, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेक्टिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। हो सकता है, मुझे नहीं पता, सपोज नहीं पता। Carbon credit are awarded to the country or the group that have reduced greenhouse gases below their emission quota, ठीक है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपकी कह रहे हैं द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू इमिट, पहली बात गोल इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Carbon credit are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Economic Program। अगर आपको नहीं पता कि कार्बन क्रेडिट कौन से प्रोटोकॉल के साथ आया है, कौन से प्रोटोकॉल के साथ नहीं आया है, और आपको नोट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है, तो आप कैसे पूछोगे। आपको ये तो पता है क्रेडिट, समझ रहे हो, क्रेडिट समथिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई टर्म है, वो है। कार्बन यानी मतलब CO2 से रिलेटेड कोई टर्म है, इतना पता है तो बस ठीक है। यानी कार्बन क्रेडिट मतलब कुछ ऐसा है कि आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा किसी चीज़ में, आपको पैसा मिल रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं पता तो इतना तो हम आइडिया लगा सकते हैं। अब देखो पहले हमें नहीं पता क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो अभी आपने रीड किया है उस पर जाओ सीधा। कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनियन, ये कह रहा है इसका गोल है टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ CO2, ओके। फिर सेकंड कह रहा है कार्बन क्रेडिट अवार्ड किया जाता है कंट्रीज को या ग्रुप्स को दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर इमिशन कोटा। इसका मतलब इस सारे क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 को रिड्यूस करने के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंट्रीज को दिया जाता है क्रेडिट की, मतलब उन कंट्रीज को जिन्होंने टारगेट से कम CO2 को रिलीज किया है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट उस चीज़ का होना चाहिए। और अगर आप उस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो तो ट्रेड करने का जो प्राइस होगा वो कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी डिसाइड करेगी, वो तो जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, दो कंपनीज के बीच में ट्रेड होगा, वो कंपनीज या वो कंट्रीज या वो ग्रुप्स आपस में डिसाइड करेंगे कि हम किस प्राइस रेट पे ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट अपने आप ही यहाँ पे गलत हो जाती है कि उसने बोला कि वो फिक्स कर दिया है, प्राइस फिक्स हो रहा है टाइम टू टाइम यूनिट। तो यानी कि ये आपका एक फैक्ट है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन वाली जो चीज़ होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है और ये बता रहा है कि वो टाइम आपका जो आपका प्राइस होता है कि कंट्रीज किस रेट पे बेचेंगी, वो चीज़ कोई और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है। तो फिर व्हाट अबाउट द सोवरेनिटी, ठीक है, तभी तो कोई कंट्री सोवरेन होगी ना। तो यानी ये स्टेटमेंट अपने आप ही क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और ये
आपकी सिंपल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। अगर वो कंपनीज को कंट्रीज को दिया जाता है कि वो एक हद तक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करे तो कोई तो लिमिट होगी, बट इसमें यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई लिमिट तय कर दी जाती कि 30% है 40% है, वो फिक्स कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट फिर गलत हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि उसने सिर्फ ये बोला है कि लिमिट लगा रहा है द इंक्रीज ऑफ द CO2 इमिशन, बट बाय विच परसेंट वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो जाती है, ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। आप यहाँ पे भी देखो नॉट अ फीचर बोला है, यानी आपको क्या ढूंढना है, फीचर ढूंढना, उल्टा जाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले बात तो अगर मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वैल्यू एडेड टैक्स तो आपको पता ही होता है कि जो हर स्टेप पे आप वैल्यूज ऐड करते हो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो इतना तो ऑब्वियस बात हम पढ़ते ही हैं, तो ये आपका टॉपिक आपको पता होना चाहिए इसमें। इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। Second, it is a tax levied on value addition at each state of transaction in the production distribution chain। तो अभी यही तो देखा, यानी हर स्टेज पे जो भी ऐड ऑन हो रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, तो यानी ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो ठीक है, यानी ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता। इट इज अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज and must ultimately be borne by the consumer। ऑब्वियसली बात है, वैल्यू एडेड टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स होता है जिसको अल्टीमेटली कौन बोर्न करता है, कस्टमर बोर्न करते हैं। इसका मतलब तो ये भी सही है, फाइनल कंजप्शन पे लग रहा है तो इसका मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर आपको नहीं पता तो ये भी स्टेटमेंट आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुई। It is basically a subject of the central government and the state government are only a facilitator for its successful implement। This statement is नॉट करेक्ट। इसका मतलब सॉरी, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, तो ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का स्टेट का मैटर आ जाता है। और यहाँ पे एक देखने वाली बात ये भी होती है कि आपसे अगर मान लो कुछ पॉइंट निकल के आता है तो वो पॉइंट आपका क्या है कि अगर मान लो उन्होंने बोला है कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती है, तो मे बी ऐसा हो सकता है ये स्टेटमेंट आपके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है ना कि ये अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो की बात है ये, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो ये भी हो सकता है कि वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, सेंटर उसमें सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती हो, सिर्फ कलेक्ट करने का काम करती हो, है ना। तो जब दो चीज़ों को इसने कंपेयर कर रखा है, एक का काम कुछ बता रहा है दूसरे का काम कुछ बता रहा है, तो मे बी होता है कि उसको मतलब उनको स्विच करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को के साथ ही हम मोस्टली खेलते हैं, ओके। फिर है ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, तो ये तो सही बात है कि भाई ये तो क्या होती है जहाँ पे ना एक्सपोर्ट होता ना ही आपका इम्पोर्ट होता, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है, मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड। कौन कर देगा मनी सप्लाई को पूरी तरीके से कंट्रोल? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ एक्सपोर्ट हो किसी कंट्री से, इम्पोर्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। तो यानी कि ये ही स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, सही निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बार्क ऑफ द ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट ग्रेजुअली ड्राइड अप एंड डाइज बिकॉज, कि यानी जब एक पेड़ की को जड़ के पास से उसकी जो खाल होती है उसको उतार दिया जाता है तो फिर क्या होता है, तो वो आप मर जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती उसको, ठीक है। जाइलम और जो आपने पढ़ा होगा तो वो सारा कंसेप्ट तो जो साइंस वाला कंसेप्ट है आपको बेसिक बातें बताई होगा। तो रूट आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, यानी उनको एनर्जी नहीं मिल पाती, तो यही सीधी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चंस आपके मुश्किल ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो। जैसे द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन न्यूज एंड व्हाट इज दिस ट्रीटी। तो अब तो खैर पता होगा क्योंकि ये पेपर 2011 का है आपका, लेकिन जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था 2011 का पेपर, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, ठीक है। तो हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहे हैं, तो न्यू स्टार्ट है, नहीं पता, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि यूपीएससी में एक रूल आप लगा के चलो कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो मेरे को पूरी तरीके से आते होंगे, तो वो क्वेश्चन आपके लिए 25 या किसी के लिए 30 या फिर जिन्होंने बहुत एक्सेस तरीके से मेहनत की होगी उनके लिए 35
तक हो सकते हैं 35 शब्द, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने कहीं ना कहीं नहीं आते, जिससे आपको देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व होने लायक है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व होने लायक नहीं है। इसलिए आपको 100 के 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एटलीस्ट उनको पढ़ो, उनको चेक करो कि वेदर यू कैन सोल्व देम और नॉट। इफ़ यू कांट देन ओके, लेट इट बी। बट अगर उसको कर सकते हो, 1% भी चांस होता है आपका, तो उसको लो उस चांस को वहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करो कि आपको नहीं पता न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन न्यूज, तो ये ट्रीटी क्या है। तो पहला कह रहा है इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। ओके। सेकंड, इट इज़ अ मल्टीलेटरल, यहाँ पे बोल रहा है बायलैटरल, यहाँ पे बोल रहा है मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ट्रीटी अमंग द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। It is a treaty between Russian Federation and European Union for the Energy Security Corporation, ठीक है। It is a multilateral cooperation treaty among the BRICS countries for the promotion of trade। अब ब्रिक्स में तो यार इंडिया चाइना मतलब उनका ये सब कुछ तो नहीं हो सकता, वो ट्रेड के लिए तो मतलब नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सी स्टेटमेंट लगती है जिस तरीके की रिलेशनशिप है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाती है, ठीक है। अब बचता है आपके पास क्या कि देखो बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, आर्म रिडक्शन ट्रीटी है। न्यू स्टार्ट, अब किसी अगर मान लो नहीं पता तो फिर आप नाम के मतलब निकालने जाओगे वहाँ पे कि यार अगर मान लो कोई नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा होगा जिससे आप हट के एकदम से नई कोई स्ट्रेटजी अपनाओगे, जिससे आपकी लाइफ में कोई नया चेंज आएगा, ठीक है। और वो चेंज क्या हो सकता है कि अगर यूएसए या रशियन फेडरेशन के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पॉसिबिलिटीज़ को गेस करना होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बिल्कुल, अगर देखो बिल्कुल किसी तरीके से दिमाग नहीं चल रहा तो छोड़ दो, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा मतलब ये सुन सकते हो कि हाँ ठीक है यार, ईस्ट एशिया समिट मतलब ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो सारा मतलब उनका थोड़ा सा न्यू स्टार्ट मतलब वो चीज़ लगती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक आपके पास यूएसए रशिया वाला, एक आपके पास बचता है रशिया और ईयू वाला। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो रशिया और यूएसए वाला इज़ मोर इम्पोर्टेंट है ना, तो आप उसी के साथ खेलोगे। और ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि समटाइम्स गलत भी आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, बट कोई बात नहीं, अगर आप 50-50 में गलत होते हो तो यहीं पे जितना हो सकता है आपकी पीटी के एग्ज़ाम से पहले उतनी रिसर्च कर लो और यहीं पे गलतियाँ कर लो ताकि वहाँ पे गलतियाँ ना करनी पड़े, ठीक है। जैसे मान लो आपका अब क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बट ए लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर में, ये नहीं रहता। अगर हिंदी में देखें तो इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भागों में नहीं रहती है। क्यों? यह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्रों में पादप लोग प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखो यार, हिंदी मीडियम मतलब कैसे करोगे आप इसको, प्रग्रहण का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं भी हिंदी मीडियम से थी, बट आई डो नॉट नो कि क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है अभी से अपनी कमज़ोरी पे काम किया जाए। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है इट्स एस्केप इन द आउटर स्फीयर, ठीक है, वो बाहर चली जाती है। ये तो वो खुद ही बोल रहा है कि भाई वो लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहती, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है CO2 का यूज़ तो फोटोसिंथेसिस में तो होता ही है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लुक एट द ऑप्शंस, कि आपके पास 3 स्टेटमेंट है बट उसमें किस टाइप के ऑप्शन है, ये और ये। तो जब इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं तो समटाइम्स मतलब इस तरीके के ऑप्शंस में पॉसिबिलिटीज़ होती है आपकी इन ऑप्शंस की ज़्यादा, मतलब ये आपका बी और डी, ऐसे ऑप्शंस के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि जब अगर, और ये सारा सब कुछ कैसे पता चलता है, जब आप PYQs को एनालिसिस कर लेते हो तो। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर फिर से ही इस क्वेश्चन को करने की पहले अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे तो देखो
कितनी बार है? 3 बार, यानी 75% पॉसिबिलिटी है इस ऑप्शन के ठीक होने की। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो इसकी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, और इसकी क्या है? 25%। तो इसको तो खेलो ही मत। और ये वैसे बोल रहा है आउटर स्पेस में चले जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, हमें नहीं पता ना कहाँ जाते हैं। अगर आउटर स्पेस में चले जाते तो इतना थोड़ी ना मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाती है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचे ये ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है कि 2 या 3 आप देखो सेकंड वाला कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं जाता। अब बचता है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप। अब ये कह रहे हैं कि वो निचले एटमॉस्फेयर में नहीं रहती, क्योंकि ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप, तो दिस इज नोट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में आप कहाँ पे जाओगे? सिंगल स्टेटमेंट पे जाओगे, ठीक है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरीन अपवेलिंग जोन आर इम्पोर्टेंट एंड दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाऊँ इस चीज़ को कि आपको समझ में आएगा, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अब घटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाके, पोषकों को सतह पर लाके, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाके। अधस्थलीय जीव क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अधस्थलीय? I couldn't able to handle it. Let's go to the English section only. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी आपके जो आपके ओशियंस होते हैं, जहाँ पर भी आपके ओशियन से दोनों तरफ से हवाएं आके जिस तरफ से हवाएं चलती है वो अपने साथ पानी को बहा के ले जाती है, तो वहाँ पे जो पानी का फ्लो होता है, या आप ये बोलो कि जब वहाँ पे जो पानी का लेवल होता है, अगर मोर स्पेसिफिकली इसको बोला जाए तो वो कम हो जाता है। तो उस लेवल को इक्वल करने के लिए क्या होता है कि नीचे का पानी ऊपर आता है। तो यही बात कर रहा है वो मरीन अपवेलिंग जोन की, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसे जोन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिकम्पोजर सरफेस पे आ जाते हैं। उससे क्या होगा भाई? दूसरा न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, कि न्यूट्रिएंट सरफेस पे आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे के न्यूट्रिएंट ऊपर आएंगे तो जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फिर उन पे जो रिलेटेड और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अच्छे से फूड मिल पाएगा, तो जो फूड चेन है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगी, तो मरीन प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रिएंट का बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। अब ये अप ड्वेलिंग थोड़ी लेके आता है, अगर वो नीचे रहने वाले हैं तो ऊपर क्या करेंगे। और अगर मान लो ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना कि ये अब वो सरफेस पे आए, क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है इसलिए वो पानी ऊपर आ रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। तो ये खत्म हो जाता आपका, फिर से वही बचता आपका वन, सॉरी 2, ठीक है। आप देखो देर आर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट पे नहीं जाना होता, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे जाना होता है। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देर आर फॉलोइंग क्राइटेरिया, सॉरी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी उसने बता दिया 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसलिए उसका ऐसा ऑप्शन बनाना लाजमी है कि इन तीनों में, इन 6 में से 3 ठीक है, क्राइटेरिया हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रिकॉग्निशन ऑफ द वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडो बर्मा रीजन एट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जब आप एनवायरनमेंट करते हो तो, या फिर हम जब ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तब भी इसके बारे में पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपके सामने आ जाता है जिसका आपको नहीं पता, 6 ऑप्शंस हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके कभी नहीं छूटने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल। इसमें आपको 1 या 2 एलिमिनेट करना पड़ता है और आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे, आप देखो सीधा ऑप्शंस पे जाओ, मतलब मत देखो कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, यहाँ पे जाओ सीधा, जो इन्होंने आंसर में ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 6 6 6, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं 6 को देख लूँ और अगर 6 गलत हो जाए तो मेरा तो आंसर अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। ये है ना, क्योंकि देखो 2 2, ये भी 2 में है, 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 ये अकेला 1 में है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, समटाइम आपको ये भी देखने ज़रूरी होते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है
कि आप किस स्टेटमेंट को देखो कि आप जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि टाइम भी तो आपके पास 2 घंटे, कहीं ना कहीं टाइम भी बचाना होता है। और अगर ये बोले कि यार जीएस में टाइम 2 घंटे बहुत हो जाता है, तो उनके लिए हो जाता है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस किया, बट जिन्होंने नहीं की पहली बार आता है 2 घंटे पॉसिबल नहीं होता भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 6 की बात कर रहे हैं, तो आप 6 पे चले जाओ। देखो 6 क्या कह रहे हैं, अडेप्शन ऑफ फ्लोरा फोना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। अब ये कौन सा हुआ, क्या फ्लोरा और फोना आपको कोल्ड कंडीशंस में नहीं मिलते, सिर्फ वार्म कंडीशन में मिलते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में मिलते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर श्रीलंका इंडो बर्बन में वो बायोडाइवर्सिटी है कि वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी का ये तो होता ही नहीं, तो ये नहीं होता, तो सीधा आंसर निकल जाता है आपका। दूसरा क्या कह रहा है, स्पीसीज रिचनेस। भाई हॉटस्पॉट कहाँ होगा, जहाँ पे बहुत एक्सेस मात्रा में मतलब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज होगी वहाँ पे। दूसरा क्या, एंडेमिज्म, यानी कि वहाँ पे वहाँ की ही प्रजाति होनी चाहिए, वो वहाँ की लोकल होनी चाहिए, तभी तो वो हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1, 3 एंड 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है, स्टेटमेंट हो गई आपकी करेक्ट, ठीक है। आप जब इसको कर रहे हो डिटेल में दोबारा से, तो फिर आपको इसको अच्छे से याद करना चाहिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। इफ a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to the tropical deciduous forest। अगर ट्रॉपिकल हिंदी में अगर मैं जाऊँ तो, यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को काट दिया जाए तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं होता। क्यों? पहला, वर्षा वन में की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में वृक्षों के प्रवर्धियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सॉरी, नहीं कर सकते मैं, ये मुझे पता ही नहीं इसका क्या मतलब होता है, तो इंग्लिश में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है इन द सोइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। प्रोपेगल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर विजिबिलिटी। द रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सोइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सोइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सोइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है। तो व्हेन देयर आर 2 सिमिलर ऑप्शंस, तो उन्हीं में से आंसर होता है, अगर नहीं पता तो, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ की जो करेक्टरिस्टिक्स ही होती है वो ये होती है कि सॉइल में वहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ओके। अब सब में नहीं कहना चाहिए ना, कैसे खेल लो। द हिमालय रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। में हिमालयन रेंज बहुत रिच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। आप देखो, इन्होंने कहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, रीजन सारे हो सकते हैं, इसका मतलब ये है, लेकिन आपको सबसे उत्तम कारण ढूंढना है कि क्यों वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे मतलब बहुत ज़्यादा है हिमालय में। पहला, इट इज़ अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट द लग्जीरियंट वेजिटेबल ग्रोथ। हिमालय रेंज की बात कर रहा है, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि ईस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि अगर आप देखोगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा रेन आती है, ज़्यादा रेनफॉल अचीव करते हो, बल्कि वही प्रेसिपिटेशन की जो मात्रा होती है वो जैसे जैसे आप जाओगे वेस्ट हिमालयन की तरफ तो वो कम होती चली जाती है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट भी हम देखते हैं वहाँ पे लद्दाख रीजन में, तो इसका मतलब डेजर्ट एरिया हो गया वो, तो कहाँ रेनफॉल ज़्यादा हुई, तो ये तो रीज़न नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन। तो ये हो सकता है, तो इसमें भी रीज़न, क्योंकि भाई वहीं पे आपके पास इधर से बांग्लादेश वाली चीज़ें आके मिल जाती हैं, उधर से आपका चाइना म्यांमार वाला आके मिल जाता है, तिब्बत वाला एरिया आके मिल जाता है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल जोन्स आपके होते हैं, बायोजियोग्राफिकल जोन्स होते हैं, क्योंकि इसमें अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, फिर इधर आओगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ है। एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। ऐसा हो गया है कि इन्वेजिव स्पीसीज इस रीजन में अब तक ना आए हो, ऐसा हुआ है नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है, तो ये रीजनस का ये कारण तो हो नहीं सकता, बायोडाइवर्सिटी का ये कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या बना सबसे बेस्ट कारण 24 का बी। विद द इंटरफेयर ऑफ इंडिया, सॉरी विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट। कुछ एक्ट की बात कर रखी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, माइनिंग मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, कस्टम ड्यूटी एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है।
क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैव रेलिवेंस टू और बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द इंडिया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव एक्ट हैव रेलिवेंस टू और बियरिंग ऑन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उन पे असर डालते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अगर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सपोज करो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और आपको चारों में से हमने तो कोई भी नहीं एक्ट पढ़ा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता, लेकिन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है तो कहीं ना कहीं दिया होगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप बायोडाइवर्सिटी की चीज़ें भी मेंटेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जो अब आप लोकल प्रोडक्ट को जैसे अभी से लगा लो, लोकल प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट करने की इतनी कोशिश कर रही है, उनको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो है। कस्टम एक्ट में कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की बात की होगी। अब माइनिंग मिनरल्स का नहीं पता, ठीक है, बट सपोज करो, वैसे तो यार ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट होते हैं, बट फिर भी ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मल्टीपल एक्ट्स आपको दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन से का मतलब कौन सा इफेक्ट डाल सकता है, कौन सा इफेक्ट नहीं डाल सकता। जब आपको समझ में आ रहा है कि यार 3 तो आपके क्लियर है कि इफेक्ट डाल सकते हैं, 4th वन का आपको पता नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑल ऑफ द अबव पे ही जाओगे कि सारे के सारे एक्ट में, हर एक्ट में कोई ना कोई तो प्रोविजन दिया होगा, ठीक है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस दे के आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम हर एक्ट पढ़ लो, नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा। वो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक जनरल कॉमन सेंस का यूज़ करो और देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब एक एक्ट में प्रोविजन है तो एक्ट चाहे कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड हो, एक्ट चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी से हो, वाइल्ड लाइफ से, कुछ भी हो, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बात तो करेगा ना वो। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। और अगर ऐसे क्वेश्चन बाई चांस गलत हो भी जाते हैं, तब भी इनको ट्राई करने में, रिस्क लेने में कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप 0.66% का वो तो झेल सकते हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग, लेकिन वहाँ पे 2 मार्क्स भी तो जाते हैं अगर वो ठीक हो जाता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि 99.99% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, किस थ्योरी से किया था, तो भाई ये तो मतलब या तो आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। ए लेयर इन द अर्थ एटमोसफेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर, एक जो अर्थ एटमोसफेयर में जिसको आयन मंडल कहते हैं हिंदी में, वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, इन्होंने पूछा हुआ है। पहला, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ, आयनोस्फेयर में क्या ओजोन होती है, पहली बात। रेडियो वेव्स हैज अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, अब इस तरीके के जो होते हैं ना, तो इनमें क्या है, समटाइम्स मे भी ऐसा हो सकता है ना कि लॉन्ग वेवलेंथ ना हो, या क्या है मुझे आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये फैक्ट है, फैक्ट वाली चीज़ें क्या होती है आपकी गलत हो जाती है, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, तो ठीक है। और उसने बोला है कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ है, इसलिए वहाँ से आयनोस्फेयर से आपका हो जाता है, पहले आपका क्या आता है, पहले आपका ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, तब जाके आयनोस्फेयर आता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओजोन के प्रेजेंस की बात कर रहा है, जो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नीदर वन नीदर टू, ठीक है। उसके बाद सॉरी ओके, देखो, both FDI or FFI are related to the investment in a country. Which one of the following statement has best represent the an important difference between the two? देखो यहाँ पे क्या पूछा है, FDI और FII के बीच में डिफरेंस पूछा है। क्या आपने देखा था शायद क्वेश्चन नंबर में भी 10 में हो, लेट मी सी, हाँ सी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ही आपने कल देखा था कि कौन से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें एफडीआई और एफएफआई ये एज अ ऑप्शन यूज़ किया था। और अब यूपीएससी ने क्या किया है कि इसको एज अ क्वेश्चन ही इस्तेमाल कर लिया है। इससे क्या समझ रहे हो आप, यही तो होता है एनालिसिस। इससे क्या समझ रहे हो कि जहाँ पे एफडीआई और एफआईआई को एज अ ऑप्शन यूपीएससी ने इस्तेमाल किया, वहीं पे उसने उसी पेपर में, नेक्स्ट पेपर में भी नहीं, उसी पेपर में उसने उसको एज अ क्वेश्चन भी दिया है। इसका मतलब ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें डिफरेंस की बात आपसे पूछ रहा है, क्या डिफरेंस होंगे। ओके देखो, FII helps bring better management skill
एंड टेक्नोलॉजी वाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। वैसे तो आपको इस चीज़ के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एफआईआई हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, एफडीआई ओनली टारगेट द स्पेसिफिक सेक्टर। यही तो सही है। एफडीआई ओनली फ्लोज ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट और एफआईआई टारगेट प्राइमरी मार्केट। एफडीआई में क्या होता है, कहीं आपने यही तो देखा है कि कहीं कई जगह जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 49% एफडीआई को प्रमोट किया है, कहीं पे 74 को, कहीं पे 100% एफडीआई है। इसका मतलब वो सारे सेक्टर्स में नहीं है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो यही स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। एफआईआई में आपकी क्या होती है, बेसिकली आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पे तो आपकी कैपिटल वाली चीज़ें आ जाती है बेसिकली। तो यानी आपको एफडीआई और एफआईआई दोनों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ए जेनेटिकली इंजीनियरिंग फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करंट का टॉपिक रहा होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसको आपको पेस्ट रेसिस्टेंस बनाना है। देखो, टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी। कैसे, मतलब कई बार तो टॉपिक भी ऑप्शंस भी आपको ऐसे देते हैं कि यूपीएससी कहता है लो ढूंढ लो जल्दी से, इजी। विद रेफरेंस टू द आम आदमी बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आम आदमी बीमा योजना की आपकी स्टेटमेंट है। पहला है, द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली और एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन अ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। आप आम आदमी को बीमा दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, ये बीमा यार, बीमा भी तो उसी को मिलेगा जो भले ही 10 रुपए तो 10 रुपए, लेकिन जो क्या कर पाए, आपकी जो क्या बोलते हैं उस चीज को, किश्तें। भले ही वो 10 रुपए तो 10 रुपए, लेकिन उसकी किश्तें कुछ तो होती है, तो वो कुछ किश्तें तो चुका पाए। वो कौन चुका पाएगा, अर्निंग मेंबर ही चुका पाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी ऑफ एज ग्रुप 30 to 65। ये उसने फिक्स कर दिया। देखो, ये उसने फिक्स कर दिया कि इससे इसके बीच में ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है बीमा कोई, यार बीमा तो आप वही बात है, अगर मान लो योजना भी कोई लेके आ रही है तो उसमें 30 साल की उम्र क्यों होगी, ठीक है। 18 साल भी तो हो सकती है ना, क्योंकि मोस्टली भाई 18 साल के बाद तो हम बालिग माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी फैक्ट वाली स्टेटमेंट है, तो इसकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, ठीक है। there is a provision for free scholarship for up to 2 children of the insured who are studying between class 9 and class number 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने देखा कि दो ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको आप गलत कर दोगे तो बचा क्या आपके पास, एक और 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको जाना होता है स्कीम अगर आपकी दी हुई है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जाओगे 2 वाले ऑप्शंस पे, ठीक है। ये जब आप PYQs कर लोगे तब देखोगे। तो इस तरीके में क्या है, अब इसने देखो वहाँ पे बोला है कि आम आदमी रूरल एरिया में रहता है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कॉलरशिप दे देगा, उसके 2 बच्चों को स्कॉलरशिप देगा जो स्टडी कर रहे हैं बिटवीन 9 to 12। तो भाई उसको प्रमोट करने के लिए कुछ तो सरकार करेगी। दैट मीन्स की पॉजिटिव से स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। समटाइम मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर 1 हो, लेकिन मतलब ये चीज़ होती है कि जब आपको अगर जाके मान लो खेलना ही, आपको या तो बिल्कुल पता उस टीम का या बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते ना, क्यों, क्योंकि दूसरे करके आएंगे भाई, तो आप कैसे छोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ओके, तो फिर ये है कि 40 मिनट्स हो गई हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।